फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। ये घटना है द 10th of April 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस जहाज। इसने अपनी पहली यात्रा शुरू की। ये इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा हुआ था। हर तरह के लोग इस पर सवार, द मशहूर उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट्स और एक्टर्स के साथ साथ इमिग्रेंट्स भी, जो बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। इसकी कमान 62-year-old सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ संभाल रहे थे। 027 एक्साइटमेंट एंड साइज। पैसेंजर्स, जनता और मीडिया में इस जहाज को लेकर बहुत एक्साइटमेंट थी। यह न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, इसकी लंबाई और 53 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई और इसकी लग्जरी हैरान कर देने वाली थी। यूएस दौर में इस जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन का खर्च आया था, जो अगर आज की इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो $400 मिलियन के बराबर है। 052 इंटीरियर एंड फैसिलिटीज़। जहाज के अंदर की सुविधाएं और सजावट एक 5-स्टार होटल को भी पीछे छोड़ सकती थी। स्टेन ग्लास मिरर्स, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 ग्रैंड स्टेयरकेसेस, हीटेड स्विमिंग पूल, एक तुर्किश बाथ, एक इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्क्वाश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर शॉप्स और एक लाइब्रेरी भी थी। इसके साथ ही जिन सेफ्टी फीचर्स के साथ टाइटैनिक को बनाया गया था, इस वजह से इसे अनसिंकेबल, कभी न डूबने वाला माना जाता था। ये जहाज इतना सुरक्षित था। व्हाइट स्टार लाइन। व्हाइट स्टार लाइन इस कंपनी का नाम था जिसने इस जहाज को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इस बारे में इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने जनता के सामने आकर कहा था कि ये जहाज अनसिंकेबल है। 132 आइस वार्निंग्स। लेकिन यात्रा शुरू होने के 2 दिन बाद, द 12th of April 1912 को टाइटैनिक को पहली आइस वार्निंग्स मिलनी शुरू हुईं। अटलांटिक ओशन, जिसे टाइटैनिक अमेरिका पहुंचने के लिए पार कर रहा था, वो बर्फ से भरा हुआ था। 141 आइसबर्ग्स डेंजर। वहां बर्फ के पहाड़, आइसबर्ग्स द, जो इस जहाज के लिए खतरा थे। ये वार्निंग्स कोई अनोखी बात नहीं थीं। समुंदर में चलने वाले जहाज अक्सर रेडियो के जरिए कम्युनिकेट करते हैं और अपने आसपास बर्फ होने का सिग्नल देते हैं। ये वार्निंग्स मिलने के बाद टाइटैनिक ने खतरे से बचने के लिए 2 बार अपना रास्ता बदला, लेकिन अपनी स्पीड कम नहीं की। ये 21.5 नॉट्स की स्पीड से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहा, जो 40 किलोमीटर/आवर के बराबर है। इग्नोर्ड वार्निंग्स। 2 दिन बाद, द 14th of April 1912 को 7 और आइस वार्निंग्स मिलन, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू ने इन वार्निंग्स को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने टाइटैनिक की स्पीड कम नहीं की। 2 द कोल्ड नाइट। धीरे धीरे दिन खत्म हुआ, सूरज ढल गया और टेम्परेचर नीचे गिरने लगा। द 14th of April की रात की ध्यान देने वाली बात यह थी कि चांद नहीं दिख रहा था। चांद के बिना मूनलाइट नहीं थी और यूएस रात विजिबिलिटी बहुत कम थी। 242 द क्रोज नेस्ट। जहाज पर एक क्रोज नेस्ट था, एक छोटा प्लेटफॉर्म जो ऊंचाई पर होता है और जिसे लुकआउट पॉइंट कहा जाता है। वहां किसी को बैठाया जाता है ताकि वो जहाज के रास्ते पर नजर रख सके और ट्रैफिक या रुकावटों को देख सके। डिफिकल्ट कंडीशंस। वहां बेथ व्यक्ति को बहुत कम तापमान का सामना करना पड़ता था। बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही थीं। रात का समय था और ठंडी हवाओं से आंखों में आंसू ए जाते हैं, जिस वजह से देखना मुश्किल हो जाता है। 310 आइसबर्ग अहेड। रात 11:39 बजे फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक आदमी क्रोज नेस्ट पर था। अचानक उसने अपने सामने एक विशालकाय आइसबर्ग देखा। उसने तुरंत 3 बार घंटी बजाई ताकि नीचे के लोगों को अलर्ट किया जा सके, फिर फ़ोन उठाया और ब्रिज पर मौजूद ऑफिसर्स को कॉल किया। द कोलिजन। वो चिल्लाया कि उनके सामने एक आइसबर्ग है और जहाज को तुरंत मोड़ा जाए। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ने यह मैसेज सुना और इंजन रूम को सिग्नल दिया कि जहाज को बाएं लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ा जाए, लेकिन बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 PM पर जहाज आइसबर्ग से टकरा गया। 355 इम्पैक्ट एंड डैमेज। आइसबर्ग ने जहाज के दाएं राइट हिस्से को रगड़ा और अचानक जहाज ऊपर की तरफ उठा। ये आइसबर्ग छोटा नहीं था, ये 200 by 400 फीट लंबा था, एक फुटबॉल फील्ड के बराबर, और इतना ऊंचा था कि क्रोज नेस्ट की ऊंचाई तक पहुंच रहा था। साइंटिस्ट्स का अंदाजा है कि आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन था। बो एंड द डैमेज। स्पेसिफिकली बो के पास टक्कर हुई। बो जहाज का आज वाला हिस्सा होता है। लगभग 10 सेकेंड्स तक जहाज आइसबर्ग से रगड़ता रहा और एक बड़ा डेंट बन गया। इस वजह से जहाज की बॉडी में छोटे छोटे छेद हो गए। मेटल vs आइस। आप सोच सकते हैं कि बर्फ का टुकड़ा मेटल को कैसे फाड़ सकता है। अगर आप फ्रिज की बर्फ इस्तेमाल करें तो वो मेटल को नहीं कटेगी, लेकिन बर्फ के पहाड़ का वजन ध्यान में रखें। सच तो ये है कि लकड़ी भी मेटल को नहीं काट सकती, लेकिन फिर भी आपकी मेटल कार एक पेड़ से टकराकर पूरी तरह डिफॉर्म हो सकती है।
आइसबर्ग इतना बड़ा और भारी था कि उसने टाइटैनिक को भारी नुकसान पहुंचाया। रियलाइजेशन। टक्कर के कुछ सेकंड्स बाद कैप्टन स्मिथ और आर्किटेक्ट टॉमस एंड्रयूज वहां पहुंचे ये देखने की कितना नुकसान हुआ है। जब उन्होंने देखा, उन्हें एहसास हुआ कि जहाज डूब जाएगा। वो ये देखकर पूरी तरह शॉक में थे। उन्हें लगता था यह जहाज अनसिंकेबल है। 50 फीचर्स फेलियर। जैसा कि मेन वीडियो की शुरुआत में बताया था, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था क्योंकि इसमें 2 बेड सेफ्टी फीचर्स दी। पहला, इसका हल डबल बॉटम था, 2 लेयर्स थिन। दूसरा, जहाज 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स में बता हुआ था। उनका मानना था कि अगर 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर जाए तब भी जहाज तैरता रहेगा। लेकिन दोस्तों, आइसबर्ग ने जहाज के 5 कंपार्टमेंट्स को चीर दिया था। टाइटैनिक की बनावट ऐसी थी कि ये 4 कंपार्टमेंट्स भरने पर तो तैर सकता था, लेकिन 5वां कंपार्टमेंट भरते ही इसका डूबना तय हो गया। सबसे बड़ी गलती ये थी कि ये कंपार्टमेंट्स ऊपर से सील नहीं थे। जैसे जैसे आज का हिस्सा भरी हुआ, पानी एक कंपार्टमेंट से दूसरे में गिरने लगा, बिल्कुल एक आइस क्यूब ट्रे की तरह। 8 SOS और डिस्ट्रेस सिग्नल्स। रात के 12:05 बजे कैप्टन स्मिथ ने लाइफबोट्स तैयार करने और रेडियो रूम से SOS सिग्नल्स भेजने का ऑर्डर दिया। ऑसवैक्ट SS कैलिफोर्नियन नाम का जहाज सबसे करीब था, लेकिन उनका रेडियो ऑपरेटर सो चुका था। उन्होंने टाइटैनिक के छोड़े गए इमरजेंसी रॉकेट्स तो देखे, लेकिन उनके कैप्टन ने सोचा कि ये कोई सेलिब्रेशन या पार्टी हो रही है और मदद नहीं भेजी। बोट्स की अफरा तफरी। जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग थे, लेकिन लाइफ बोट्स सिर्फ 20 थे। नियम के मुताबिक औरतें और बच्चे पहले, वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट को प्रायोरिटी दी गई। लेकिन यहाँ एक काला सैच सामने आया। फर्स्ट क्लास के लोगों को पहले लाइफ बोट्स में जगह दी गई, जबकि थर्ड क्लास के लोगों को नीचे के कैबिन्स में ही बैंड रखा गया था। 12:45 2 टुकड़े और एंथ। रात के 2:10 बजे तक टाइटैनिक का पिछला हिस्सा स्टर्न पानी से बाहर निकल गया। मशीनरी और इंजन्स का भारी वजन इतना ज्यादा था कि जहाज बीच में से 2 टुकड़ों में टूट गया। अगले 10 to 15 मिनट के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अटलांटिक ओशन की गहराइयों में हमेशा के लिए समा गया। हाइपोथर्मिया और मौत। जो लोग पानी में गिरे, उनकी मौत डूबने से नहीं बल्कि हाइपोथर्मिया से हुई। पानी का तापमान -2 to the power of 6 था, जिसमें इंसान का शरीर 15 मिनट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुबह 4 बजे तक सिर्फ RMS कारपाथिया वहां पहुंचा और 705 लोगों को बचा पाया। 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मलबे की खोज। कंक्लूजन। कई सालों तक टाइटैनिक एक रहस्य बना रहा, जब तक 1985 में रॉबर्ट बैलार्ड ने इसका मलबा नहीं ढूंढा। ये मलबा 12,500 फीट नीचे धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये कहानी ह्यूमेन याद दिलाती है कि कुदरत से बड़ा कोई नहीं है। उम्मीद है पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है, इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार था? कमेंट में बताएं और द डार्क सीक्रेट को सब्सक्राइब करें।